प्री बोर्ड एग्जामिनेशन होने वाला है, तो आपको नया टॉपिक अभी स्टार्ट नहीं करना है। जैसे जैसे सिलेबस बढ़ता जाता है, बैकलॉग बढ़ता जाता है, तो उस समय आपके अंदर एक नया जोश था कि हाँ भाई पढ़ेंगे। स्टार्टिंग के चैप्टर्स तो आप लोगों ने जरूर पढ़े होंगे, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो टॉपिक आपको आए ना। जो टॉपिक्स आप पढ़ चुके हैं उन टॉपिक्स का भी रिवीजन आपको करते रहना है। समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से बुक से अच्छा कुछ भी नहीं होता है। जिसको टॉपर बनना होता है ना, वो हर एक लाइन पढ़ता है, बहुत अच्छे से जज करनी है कि आपके स्कूल का पैटर्न क्या है। अपनी प्रिपरेशन को एनालाइज करिएगा, तो अपनी उस उम्मीद को हमें बिल्कुल टूटने नहीं देना है। आरंभ है प्रचंड बोले मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान हो या दान हो, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड बोले मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। कृष्ण की पुकार है, ये भागवत का सार है, कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका वो ही तो महान है। इस गीत के थ्रू आज मैं आपको याद दिलाने आया हूं कि आपको अपनी लड़ाई कंटिन्यू रखनी है, और आखिरी स्टेज आ रहा है, यानी कि हम लोग बढ़ चुके हैं अपने प्री बोर्ड एग्जामिनेशन की तरफ, और ये लड़ाई हमें टू बी कंटिन्यूड रखनी है अपने बोर्ड एग्जामिनेशन तक, क्योंकि जो लड़ता रहता है वही आखिरी में जीत सकता है मेरे प्यारे बच्चों। तो आइए आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्री बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथमेटिक्स हो, बायो हो या कोई भी सब्जेक्ट हो। आज जो डिस्कशन हम लोग करने वाले हैं वो आपके प्री बोर्ड एग्जामिनेशन में आपको फोड़ने के लिए बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। देखिए, सबसे पहले आप लोग को यह करना है कि आपको अब कोई भी नया टॉपिक नहीं पढ़ना है। अगर आप लोग का प्री बोर्ड एग्जामिनेशन मान लो कल है, परसों है, उसके अगले दिन है ना, अगर प्री बोर्ड एग्जामिनेशन एकदम करीब आ गया है, तो सबसे पहला पॉइंट आपको क्या करना है, डोंट स्टडी न्यू टॉपिक्स। अब बेटा नए टॉपिक्स पढ़ने का समय आपके पास नहीं है। अगर प्री बोर्ड एग्जामिनेशन जस्ट 1-2 दिन, 3 दिन, 4 दिन के बाद आपका प्री बोर्ड एग्जामिनेशन होने वाला है, तो आपको नया टॉपिक अभी स्टार्ट नहीं करना। लेकिन जो बच्चे पढ़ चुके हैं, जो बच्चे सारे टॉपिक्स को पढ़ चुके हैं, उनको अपने हर एक टॉपिक को रिवाइज करना है। लेकिन यह बात मैं उनके लिए कर रहा हूं जिन्होंने अभी सारे चैप्टर्स नहीं पढ़े हैं, लेकिन स्टार्टिंग के कुछ चैप्टर्स तो जरूर पढ़े होंगे, क्योंकि जब क्लास 12th स्टार्ट हुआ था मार्च अप्रैल के टाइम में आपका, या फरवरी मार्च में भी कुछ स्कूल्स में स्टार्ट हो जाता है, तो उस समय आपके अंदर एक नया जोश था कि हाँ भाई पढ़ेंगे। तो स्टार्टिंग के जो चैप्टर्स रहे होंगे, जैसे फिजिक्स की बात करूं तो इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड सबसे पहला चैप्टर है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस सबसे स्टार्टिंग का चैप्टर है। ऐसे ही केमिस्ट्री में, मैथ्स में, बायो में, या और भी जो आपके सब्जेक्ट्स हैं, स्टार्टिंग के चैप्टर्स तो आप लोगों ने जरूर पढ़े होंगे, क्योंकि उस समय एक अलग जोश होता है। फिर जैसे जैसे सिलेबस बढ़ता जाता है, बैकलॉग बढ़ता जाता है, थोड़ा सा बच्चे डिमोरलाइज हो जाते हैं, लेकिन फिर भी स्टार्टिंग के सारे चैप्टर्स आप लोगों ने उम्मीद करता हूं जरूर पढ़ा होगा। ठीक है, तो एटलीस्ट वो सारे चैप्टर्स आपको बहुत अच्छे से रिवाइज करने ही करने हैं, क्योंकि उनसे आपके प्री बोर्ड एग्जामिनेशन में अच्छा खासा आना है। देखो, प्री बोर्ड में ऐसा नहीं होता है कि किसी एक स्पेसिफिक चैप्टर से ज्यादा आ जाएगा, या सर्टेन ग्रुप ऑफ चैप्टर्स है बस इससे ही ज्यादा आएगा, ऐसा नहीं होता है। बोर्ड एग्जामिनेशन में एकदम यूनिफॉर्मली हर चैप्टर से सबका एक मार्किंग स्कीम है, उसके हिसाब से पूछा जाता है। तो बिल्कुल उसको देखते हुए जो चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं, जिनका मार्क्स ज्यादा है, ये आपको कैसे पता चलेगा, ये आपको मिल जाएगा। जो बोर्ड्स इसका एक पूरा एक शीट देता है आपको कि भाई इस चैप्टर से इतने क्वेश्चंस या इस चैप्टर से इतने मार्क्स के क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, तो वो आप कैटेगराइजेशन देख सकते हैं, उसके बेसिस पर आपको आइडिया लग जाएगा। बोर्ड्स ने सैंपल पेपर रिलीज कर दिए हैं, उसके बेसिस पर आपको आइडिया लग जाएगा किस चैप्टर से लगभग कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, तो उसको देखते हुए आपको वो चैप्टर्स बहुत अच्छे से रिवाइज करने हैं। लेकिन हां, अब कोई नया चैप्टर, कोई नया टॉपिक अब आप मत पढ़िएगा। अगर 2-4 दिन के अंदर आपका बोर्ड एग्जामिनेशन, या मतलब प्री बोर्ड एग्जामिनेशन अगर 2-4 दिन के अंदर आपका है तो ठीक है। लेकिन आप लोगों को एक बात करना है, जो टॉपिक्स इजी है
किसी कारण से आपसे रह गए थे, लेकिन आप पढ़ सकते हो, आपके पास सफिशिएंट टाइम है। क्योंकि कुछ बच्चों के प्री बोर्ड एग्जामिनेशन 15 दिन बाद स्टार्ट होंगे, कुछ बच्चों के 20-25 दिन बाद स्टार्ट होंगे। जिनके पास अभी समय है उनको एक प्रॉपर इस चीज की स्ट्रेटजी बना लेनी चाहिए कि हमें वो जो बचे हुए न्यू टॉपिक्स हैं उनको कब उठाना है। ठीक है, मैं डोंट स्टडी न्यू टॉपिक्स उनके लिए कह रहा हूं जिनके पास टाइम नहीं है, जिनका प्री बोर्ड एग्जामिनेशन अगले 2-4-5 दिन के अंदर में है, तो उनको अब नए टॉपिक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। जितना उन्होंने पढ़ रखा है उतने टॉपिक्स को रिवाइज करने की जरूरत है, वो भी बहुत ही अच्छे से रिवीजन करिएगा ताकि आप चीजों को भूले ना। दूसरा पॉइंट देखो, मैं आपसे यही कहूंगा कि भाई आपको इन चीजों का रेगुलर रिवीजन करना है। जो भी टॉपिक आपको लगे भाई पढ़ने के दौरान ये चीज बेटा पता चल जाती है कि ये वाला टॉपिक सर बहुत टफ लग रहा है या इस वाले टॉपिक में मेरे को ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो वो टॉपिक्स का रेगुलर रिवीजन करिए। एक A4 पेपर ले लो, उस टॉपिक के बारे में एक हिंट लिख लो कि जैसे अगर मान लो कोई डेरिवेशन है फॉर एग्जांपल आपका, है ना, तो वो डेरिवेशन को आप अपने उस A4 पेपर पे लिख लो, उसको एक जगह सेपरेट रख लो या अपने रूम में कहीं पर एक जगह पर चिपका दिया या पिन कर दिया, और उसको हमें अब अगले 10-15 दिन जितना भी समय हमारे पास बचा है उतने दिन इस चीज को जरूर पढ़ना है। अगर सेम चीज को 10 दिन आप लगातार पढ़ोगे, मैं गारंटी लेकर बोल रहा हूं वो चीज आपके दिमाग में बैठ जाएगी। ठीक है, और उसको आप बहुत आराम से अपने एग्जाम में लिख करके आओगे। ठीक है, तो रेगुलर रिवीजन करना है। जो टॉपिक्स आप पढ़ चुके हैं उन टॉपिक्स का भी रिवीजन आपको करते रहना है। जो बहुत टफ लग रहा है उसको एक सेपरेट पेपर पर लिख करके पिनअप कर लीजिए और वहां से उसका रेगुलर रिवीजन आप लोग सभी लोग करते रहेंगे। ठीक है, और एक चीज जो आप लोगों को सेट करनी है वो है आपके अपने वीकली टारगेट्स। अगर आपके पास 15-20 दिन का टाइम है, ठीक है, तो आपको वीकली टारगेट सेट करना है या कह लो कि डेली टारगेट सेट करना। अगर टाइम आपके पास 15-20 दिन से ज्यादा है तो वीक का टारगेट सेट करो कि इस वीक मैं इतने इतने चैप्टर्स को कंप्लीट कर लूंगा। ठीक है, और अगर ज्यादा समय नहीं है तो डेली टारगेट सेट करो कि आज मैं कम से कम इतने चैप्टर्स तो कंप्लीट कर ही लूंगा। ठीक है, और ये जो टारगेट आप सेट करेंगे थोड़ा सा रियलिस्टिक होना चाहिए। ऐसा ना हो कि हाँ आज ही मैं पूरा सिलेबस सारे सब्जेक्ट का कर डालूंगा, तो ये तो असंभव है ना। तो आपको ये चीज अपने दिमाग से सेट करनी है। जैसे आपने मान लो कोई एक चैप्टर उठाया फिजिक्स का जो कि एक टफ चैप्टर है, फॉर एग्जांपल आपके हिसाब से जैसे आप लोगों को मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में थोड़ा लगता है कि भाई ज्यादा ये थोड़ा नए टाइप की चीज है, या अल्टरनेटिंग करंट आपको लगता है थोड़ा नए टाइप की चीज है। मान लो आपके हिसाब से मैंने बोला अल्टरनेटिंग करंट वाला जो चैप्टर है वो आपको टफ लग रहा है, राइट। तो अल्टरनेटिंग करंट वाला एक चैप्टर आपने उठाया जो कि आपके हिसाब से थोड़ा सा टफ है, जिसमें आपको टाइम थोड़ा ज्यादा देना है। तो उसके साथ में कोई इजी चैप्टर उठाओ किसी सब्जेक्ट का। जैसे केमिस्ट्री का आपने कोई ऐसा टॉपिक उठा लिया जो कि छोटा है ना, इजी है, सरफेस केमिस्ट्री उठा लिया, पता नहीं सिलेबस में है या नहीं है मुझे नहीं पता, या उस तरह का कोई एक चैप्टर आपने उठा लिया है ना। तो और उस चैप्टर को और उधर टफ वाले चैप्टर को, तो सुबह आपने जब मॉर्निंग में आप उठोगे तो आप उस समय उस टफ वाले टॉपिक पर जूझ जाओगे। ठीक है, और जब देखो बेटा जूझ जाओगे ना 4-5 घंटे, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो टॉपिक आपको आए ना। आप लोग के पास इतने प्रीमियम क्वालिटी के लेक्चर्स हैं, पीडब्ल्यू के भी लेक्चर्स हैं, पीडब्ल्यू के और जो चैनल्स हैं उस पर भी बहुत सारे वन शॉट लेक्चर्स पड़े हुए हैं। तो जिस भी टॉपिक में जिस भी चैप्टर में आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप उसके उस लेक्चर को देख सकते हो, या फिर अगर आप हमारे किसी भी बैच में हो तो उस बैच में आपको वो टॉपिक बहुत अच्छे से समझाया गया है। उस सर्टेन टॉपिक को, जिस चीज में दिक्कत आ रही उस चीज को आप जाओ वहां पर टीचर का लेक्चर देखो। ठीक है, अदरवाइज आपके पास नोटबुक है, उस नोटबुक से या आपने जो नोट्स बनाए होंगे, भाई कई सारे ऐसे भी बच्चे होंगे जो लेक्चर अटेंड करते टाइम अपने नोट्स प्रॉपर बनाते हैं। ठीक है, या लेक्चर अटेंड करने के जस्ट बाद वो नोट्स मेंटेन कर लेते हैं। अगर आपकी नोटबुक मेंटेन है तो उस नोटबुक से प्रॉपरली पढ़िए। हो सकता है आपने अपने स्कूल में नोटबुक मेंटेन किया हो, तो स्कूल वाली नोटबुक को आप लेकर के पढ़ना शुरू करो और टॉपिक वाइज पढ़ते जाओ। जिस टॉपिक में आपको प्रॉब्लम आ रही है वो टॉपिक आप लेक्चर से, वन शॉट लेक्चर से या अपने बैच के लेक्चर से आप जाकर के देख सकते हो। आज के समय में कोई बच्चा ये बोल दे कि सर ये वाला टॉपिक मेरा क्लियर नहीं हुआ, तो ये बिल्कुल खुद को बेवकूफ बनाने वाली बात है, क्योंकि आपके पास इतने वन शॉट लेक्चर्स पड़े हुए हैं ऑलरेडी यूट्यूब पर। ठीक है, और आपके अपने बैच में इतने सारा कंटेंट आपके पास है कि अब आप ये तो कह ही नहीं सकते कि हमको ये वाला टॉपिक समझ में नहीं आया है। तो अपने लिए आपको वीकली और डेली टारगेट सेट करने हैं। उन टारगेट्स के बेसिस पर अपनी जो प्रिपरेशन है बहुत ही क्रिस्प प्रिपरेशन करिए, एकदम टू द पॉइंट प्रिपरेशन करिए। ठीक है, लेकिन प्रिपरेशन ऐसी होनी चाहिए कि जो चीज आपने एक बार अच्छे से कर लिया है, हां अब वो आपके दिमाग में रहेगा। तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है बेटा, आपको जो प्रैक्टिस करनी है ना, वो प्रैक्टिस आपको करनी है प्रैक्टिस बाय राइटिंग।
लिख लिख करके प्रैक्टिस करना है। ये बहुत ही बढ़िया मेथड होता है, क्योंकि जिस चीज को बेटा आप केवल पढ़ लेते हो वो आपके दिमाग में बहुत ज्यादा समय तक नहीं रहती है, लेकिन जिस चीज को आपने लिखा है, यानी कि आपने लिख लिख कर प्रैक्टिस किया है, जैसे फिजिक्स में कोई फॉर्मूला आ गया, केमिस्ट्री में मान लो कोई ग्राफ आ गया है ना, कोई इंपॉर्टेंट टर्म आ गया है जो आपको एक बार में नहीं याद हो रहा है, राइट, किसी चीज की स्पेलिंग है जो आपको एक बार में याद नहीं हो रही है, तो उसको लिख लिख करके आपको प्रैक्टिस करनी है। एक रफ कॉपी हमेशा बगल में रखा करो, जब आप पढ़ाई करते हो तो हमेशा एक रफ कॉपी पेन प्रॉपर आपके पास होना चाहिए और लिख लिख करके प्रैक्टिस करिए किसी भी एक चीज को। जैसे मैं आपको बात याद दिलाऊं, जैसे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जब मैं पढ़ रहा था तो उस समय भाई ये नाम थोड़े नए टाइप के नाम थे, लाइमन, बामर, पास्टन, ब्रैकेट, पीफुंड, तो सेम नाम को कम से कम मैंने कुछ नहीं तो 15 से 20 बार कॉपी पे लिखा होगा। सेम सीक्वेंस में अगर आप लिखोगे ना तो वो चीज आपको अपने आप आपके दिमाग में सेट हो जाएगी। तो लिख लिख करके याद करने की कोशिश करिए, केवल पढ़ने से याद नहीं होगा, आपको लिखना भी पड़ेगा, ठीक है। तो लिख लिख कर अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो एग्जाम में आपके दिमाग में चीजें रहेंगी, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज आती है कि हाँ यार मैंने रजिस्टर में यहां नीचे किनारे के साइड में वो चीज लिखी थी। तो ये तभी होगा जब आप अपने दिमाग को वो एक स्पेस दोगे कि हाँ ये चीज मैंने लिखा है, ठीक है। और अगर आप ट्राई कर सकते हो ना तो आप 2-3 कलर के पेन ले लो, यानी ब्लैक, ब्लू, रेड ले लो, ग्रीन ले लो, 2-3-4 कलर के पेन ले लो और उससे लिखो। अगर जैसे आप कोई एक फॉर्मूला लिख रहे हो तो आपने रेड कलर से लिख लिया, ठीक है, अब पता चला आपके दिमाग में वो चीज स्ट्राइक करेगा, हाँ यार वो उस वाले पेज में लेफ्ट साइड में मैंने रेड पेन से लिखा था। तो ये अपने दिमाग को एक बहाना दो चीजों को रिकॉल करने का, ठीक है। दिमाग बहुत बड़ी और बहुत गहरी चीज है बेटा, इससे खेलना सीख जाओगे तो चीजें आपके दिमाग में सेट होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो आपको जो प्रैक्टिस करनी है ना वो सारी की सारी प्रैक्टिस आपको लिख लिख करके करनी है, ठीक है। अगला जो पॉइंट आपको दिमाग में रखना चाहिए, दैट इज रीड फ्रॉम योर नोट्स। अपने खुद के नोट्स से पढ़ाई करनी है। रीड फ्रॉम योर नोट्स, अपने खुद के, यानी किसी और के नोट्स से नहीं, अपने खुद के नोट्स से आपको पढ़ाई करनी है। अगर आपने बना रखा है तो अपने नोट्स से आप पढ़ाई करिए, नहीं बना रखा है तो रेफरेंस बुक आपके पास है। देखो रेफरेंस बुक को पढ़ने का एक तरीका होता है, ठीक है। कई बार बच्चे कहते हैं सर अब आखिरी समय इतने में रेफरेंस बुक कैसे होगी। मैं आपको बता दूं, मैंने हमेशा जीवन में रेफरेंस बुक से ही पढ़ाई किया है भाई। नोट्स तो मैं बनाता ही था, लेकिन किसी चीज में कोई प्रॉब्लम आ रही है रेफरेंस बुक उठाओ, क्योंकि बुक में बेटा हर एक चीज को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया जाता है समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर केवल रटना आपका उद्देश्य नहीं है, समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से बुक से अच्छा कुछ भी नहीं होता है। तो बुक से आप पढ़ने की कोशिश करिए, ठीक है। आपको क्या करना है, अगर मान लो कोई टॉपिक आप पढ़ रहे हो, आपके पास इतना समय नहीं कि आप सारे एग्जांपल्स उसके करो, छोड़ दो एग्जांपल्स अभी, लेकिन उस टॉपिक को, उस कॉन्सेप्ट को एटलीस्ट आप अपने बुक से पढ़ सकते हैं, फॉर्मूले को बुक से पढ़ सकते हैं, अपने दिमाग में फॉर्मूले को बैठा सकते हैं बाय प्रैक्टिसिंग इट, बाय राइटिंग, है ना। बार बार लिखोगे, कोई सेम चीज को 10 बार लिखोगे तो आपको वो अपने आप याद हो जाएगा। अब बच्चे कहेंगे सर 10 बार लिखने का टाइम है क्या? अगर कल परसों मेरा प्री बोर्ड एग्जामिनेशन है, क्या मैं 10-15 बार लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकते हो भाई, मैं खुद लिख लिख कर प्रैक्टिस करता था। मतलब प्री बोर्ड या बोर्ड एग्जामिनेशन की अगर मैं प्रिपरेशन कर रहा हूं तो अक्सर ऐसा होता था 10 सब्जेक्ट का या 6 सब्जेक्ट 8 सब्जेक्ट का मैं पेपर दे रहा हूं भाई, एक रजिस्टर भर जाता था, रफ रजिस्टर, राइट। तो आपको रफ कॉपी अपनी लेकर बैठनी है, ठीक ठाक डिसेंट कॉपी हो, ठीक है, और उस पर जम करके आप लोग को प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अगली चीज जो हम लोग को यहां पर करना है, अगला पॉइंट ये है कि भाई आप पढ़ते समय अपने लिए शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, ठीक है। मेक शॉर्ट नोट्स, 1 या 2 पेज का, ठीक है, 1 या 2 पेज के आपको शॉर्ट नोट्स बना लेने हैं। जब आप किसी भी कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे हो, जैसे मैंने कहा ना लिख लिख करके प्रैक्टिस करनी है, तो 10 बार आपने रफ कॉपी पे लिखा है तो एक बार अपने उस शॉर्ट नोट्स वाले पेज पे लिख लो। तो कोई भी एक चैप्टर जैसे अगर आप पढ़ने बैठे हो तो उस एक चैप्टर के लिए आपको क्या करना है, एक A4 शीट ले लेनी है और उस A4 शीट में आपको चीजों को लिखना है, ठीक है। और बहुत छोटा छोटा, बहुत आराम से आप लिखोगे ना तो आपका एक बहुत प्रॉपर एक क्विक रिवीजन का आपका एक शीट तैयार हो जाएगा और उस शीट से आप हमेशा रिवाइज कर सकते हो। तो ये जो शीट अभी आप लोग बना लोगे ना ड्यूरिंग प्री बोर्ड्स या प्री बोर्ड के पहले का ये जो टाइम चल रहा है, इस समय अगर आपने चैप्टर वाइज शीट अपनी प्रॉपरली प्रिपेयर कर लिया तो ये शीट आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन में भी बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। जैसे बोर्ड एग्जामिनेशन में किसी सब्जेक्ट के बीच में 5 दिन का या 4 दिन का गैप है, 3 दिन का गैप है,
अब आपने अगर कोई चीज आज पढ़ ली और पेपर आपका 2-3 दिन के बाद है, 4 दिन के बाद है, ठीक है, तो जो चीज आज पढ़ ली है हो सकता है 4 दिन के बाद आप भूल जाएं या कुछ कुछ आपके दिमाग से मिस हो जाए। तो उस समय ये शॉर्ट नोट्स बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं कि आपने 4 दिन पहले चीजों को डिटेल में पढ़ा है, लेकिन शॉर्ट नोट्स आपके पास पड़े हुए हैं जो 1 या 2 पेज में है, उसको हम लोग जस्ट एग्जाम के 1 दिन पहले हम लोग उस चीज को रिवाइज कर लेंगे, तो वो हमें बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। बेटा देखो, एक चीज मैं आपको बता दूं, जनरली बच्चे एक गलती करते हैं, वो सोचते हैं कि मैं सारे चैप्टर्स कवर करूंगा। अगर आपका एम है 100 में 100 लाने का, अगर आपका एम है 100 में 95 लाने का, तब तो आपको सारे के सारे चैप्टर्स पढ़ने ही चाहिए। आपको किसी टीचर को ये मैसेज नहीं करना चाहिए सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दो, सर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दो, ये आपको नहीं पूछना है अगर आपको टॉपर बनना है। तो जिसको टॉपर बनना होता है ना, वो हर एक लाइन पढ़ता है, क्योंकि कहां से क्वेश्चन बन जाएगा ये बेटा किसी को नहीं पता होता है। हर टीचर अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है बता दे, लेकिन गारंटी नहीं है कि उतने से ही आएगा और उतने से आप 100 में 100 मार्क्स ले आएंगे। ये बात की गारंटी बेटा बिल्कुल नहीं होती है। इसलिए जिसको टॉपर बनना है उसको तो इंपॉर्टेंट पूछना ही नहीं है, उसको तो हर एक लाइन पढ़नी है अपने बुक की, हर एक क्वेश्चन करना है अपनी बुक का, ठीक है। और उसके बाद अगली चीज मैं आपको प्री बोर्ड्स के लिए बता रहा हूं, वो ये है कि अगर आपकी प्रिपरेशन ठीक ठाक है, आपने ईमानदारी से मेहनत कर रखी है, आप लगातार लेक्चर्स को देख रहे हो और आपके दिमाग में चीजें हैं, ठीक है, ये रिवीजन जब आप करेंगे तो दिमाग में चीजें आ जाएंगी। इसके बाद आपको ज्यादा नहीं, आपको करना है प्रैक्टिस 5 इयर्स सैंपल पेपर्स या 5 इयर्स PYQs आपको लगाना है, जो सीबीएसई बोर्ड में आए हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, यानी रीसेंट 5 इयर्स के क्वेश्चन पेपर्स अगर आपने प्रॉपरली लगा लिए तो आप समझ लो आपको उस सब्जेक्ट का लगभग पूरा आइडिया लग जाएगा कि किस वैरायटी के क्वेश्चंस आते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। अब कई बार बच्चे क्या करते हैं, जिनकी ज्यादा अच्छी प्रिपरेशन नहीं है, अब उन्होंने पता चला कोई एक सैंपल पेपर उठाया और देखा पहले ही क्वेश्चन, सर फिजिक्स का तो बहुत टफ आता है, सर बहुत टफ आता है, सर पता नहीं क्या पूछा गया था, केमिस्ट्री का देखा सर बहुत टफ आता है। भाई टफ तुम्हें इसलिए लग रहा है क्योंकि तुमने ज्यादा चीजें अच्छे से पढ़ी नहीं है, ठीक है, लेकिन जिसने प्रॉपर पढ़ा उसके लिए कुछ भी टफ नहीं है। तो आपका एम 5 साल के PYQs को सॉल्व करना है, ना कि उसको जज करना है। तुम वहां जज करने के लिए उसको नहीं कर रहे हो, तुम्हें उसको सॉल्व करना है, क्योंकि उससे तुमको एक आइडिया लगेगा। और 5 साल 8 साल के पेपर्स अगर आप अच्छे से कर लेते हो तो उतने से रिपीटिशन भी हो जाता है बेटा क्वेश्चंस का, ठीक है। तो अगर 5 साल का सैंपल पेपर तुमने बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर रखा है, तो जो अगला पेपर तुम्हारा आने वाला है, यानी प्री बोर्ड्स में जो आने वाला है, वो प्री बोर्ड्स में आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिल जाएगी। दूसरी बात, प्री बोर्ड का एक ट्रिक बता रहा हूं कि जनरली भाई स्कूल के टीचर्स प्री बोर्ड बनाते हैं। अगर स्कूल के टीचर्स को बनाने को दिया जाता है पेपर, तो वो भी क्या करते हैं, रीसेंट 5, 7, 8 साल के पेपर्स उठाते हैं, उनमें से क्वेश्चंस को उठा के सेक्शन वाइज अरेंज कर देते हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस अपनी तरफ से लगा दिए, बाकी उनमें से ही कर देते हैं। तो अगर आपने 5, 7, 8 साल के सैंपल पेपर्स PYQs अगर आपने सॉल्व कर लिए हैं बेटा, तो आपका ये प्रिपरेशन बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से और प्री बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। दूसरी बात देखो, जो भी फेक र्यूमर्स होते हैं ना कि भाई प्री बोर्ड में इतना आएगा, ऐसा आएगा, अगर नहीं हो पाया तो ये हो जाएगा, ठीक है, वो आपको प्रैक्टिकल में मार्क्स नहीं मिलेंगे। देखो इन चीजों के लिए सीरियस होइए, लेकिन टेंशन लेने की बेटा कतई जरूरत नहीं है। और बच्चे गलती यही करते हैं कि वो टेंशन ज्यादा लेते हैं, सीरियस नहीं होते हैं, ये बात मैं पहले भी बोल चुका हूं। तो आपको ये चीज बहुत अच्छे से जज करनी है कि आपके स्कूल का पैटर्न क्या है। क्या आपका स्कूल सच में अगर प्री बोर्ड्स में कुछ कम मार्क्स आते हैं तो क्या आपके लिए ऐसा कुछ सर्टेन वो पनिशमेंट रखते हैं, क्या वो आपको सच में प्रैक्टिकल्स में मार्क्स नहीं देंगे। लेकिन मेरे हिसाब से देखो, कोई भी स्कूल ये नहीं चाहता कि उसके स्कूल के बच्चों के प्रैक्टिकल में मार्क्स ना हो और उसकी वजह से ओवरऑल स्कूल का रिजल्ट डाउन हो। तो हर एक स्कूल पूरी कोशिश करता है कि आपको वो ठीक ठाक मार्क्स प्रैक्टिकल्स में दे दें, ठीक है। तो प्रैक्टिकल्स के लिए बहुत टेंशन नहीं लेनी है, लेकिन प्री बोर्ड में बहुत अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करनी है, क्योंकि प्री बोर्ड एक टाइम है, एक ऐसा फेज है जिसमें आप अपनी गलतियों को जज कर सकते हैं। आप ये फील कर सकते हैं कि हाँ यार, यहां पर मैंने ये चीज लिखा, ये मैंने गलती किया, इस वजह से मार्क्स कट गया, ठीक है। तो आप लोगों को यह बात ध्यान रखना है कि आपको एनालाइज करना है,
यू विल हैव टू एनालाइज योर प्रिपरेशन। अपनी प्रिपरेशन को एनालाइज करिए। अगर आपने कोई टेस्ट दिया है, मान लीजिए आपको कहीं से कोई टेस्ट पेपर मिल गया है, या आपके ही स्कूल का कोई प्रीवियस ईयर का कोई पेपर आपको मिल गया है, या आपका ही पिछले टर्म का कोई पेपर आपके पास रखा हुआ है, तो उस पेपर को आप अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, कोई सैंपल पेपर आप डाउनलोड कर सकते हो, नेट से आपको मिल सकता है सैंपल पेपर, या आप किसी पब्लिकेशन की कोई बुक आप उठा लाए, वहां से आपने जो है सैंपल पेपर अटेम्प्ट करना स्टार्ट किया। और मैं आपको बताऊं, सैंपल पेपर अगर आप कर रहे हो, कहीं कोई चीज अगर आपने गलत किया, पहले सैंपल पेपर पूरा कर डालो 3 घंटे। ठीक है, 3 घंटे सेपरेट बैठिए, बिल्कुल जस्ट लाइक एग्जाम एनवायरनमेंट है ना, एकदम अलग सेपरेट होकर के बैठो, ईमानदारी से उसको करो। अगर आपने कहीं पर कुछ गलती की है, ठीक है, तो उस गलती को बाद में रीचेक करो। एज अ टीचर जब आप सेम चीज को रीचेक करते हो ना, उस समय यह फील करना कि यह कॉपी तुम्हारी नहीं है, यह तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन की कॉपी है। ठीक है, अब तुम उसको चेक करने बैठो और फील करो कि एज अ टीचर तुम किस किस जगह पर इसके मार्क्स काटते, राइट। तो आपको खुद फील होगा कि एक टीचर की मेंटेलिटी क्या होती है। बेटा, बोर्ड एग्जामिनेशन में चीजों को बहुत ही साफ सुथरा लिखिएगा, चीजों को अच्छे से एक्सप्लेन करिएगा। कोई भी ग्राफ आ रहा है, कोई भी फॉर्मूला आ रहा है, कोई भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आ रही है, कोई भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट प्रिंसिपल आ रहा है, तो कोशिश करो ये जो प्रिंसिपल है, डेफिनेशन है, ये थोड़ा बुक की लैंग्वेज में हो तो ज्यादा अच्छा है। और अगर अपनी लैंग्वेज लिख रहे हो तो उस लैंग्वेज में बात पूरी होनी चाहिए, ये बात ध्यान। मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं, जैसे आपसे पूछा जाए व्हाट इज हुक्स लॉ, 11th का कॉन्सेप्ट है, व्हाट इज हुक्स लॉ। ठीक है, बच्चे लिखते हैं स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, दिस प्रिंसिपल इज नोन एज हुक्स लॉ, या दिस लॉ इज नोन एज हुक्स लॉ। गलत है बेटा, टीचर इसमें आपको आधे नंबर देगा, या कोई बहुत स्ट्रिक्ट टीचर हुआ काट के 0 देगा। क्यों? क्योंकि वहां पर एक कंडीशन थी जो आपकी बुक में लिखी होगी। अब बुक पलट के देखोगे तो लिखा होगा अंडर लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी स्ट्रेस अप्लाइड ऑन एनी ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, दिस लॉ इज नोन एज हुक्स लॉ। ठीक, तो अब ये जो अंडर लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी था, ये चीज अगर आपने अपनी लैंग्वेज में लिखने के चक्कर में मिस कर दिया तो भाई साहब मार्क्स आपके कट जाने हैं। तो इस बात को ध्यान रखो, या तो आप बुक की लैंग्वेज लिखो, मैं तो यही कहूंगा बेटा कि बोर्ड्स में आप बुक की लैंग्वेज लिखो, जो आपकी रेफरेंस बुक में लैंग्वेज लिखी हुई है सेम उसी लैंग्वेज में डेफिनेशन। ठीक है, कोई इंपॉर्टेंट आपका कोई प्रिंसिपल है, ठीक है, कोई लॉ है, तो उसमें बुकिश लैंग्वेज ही लिखिए, उसमें बहुत ज्यादा अपनी लैंग्वेज मत लिखो, क्योंकि एज अ स्टूडेंट बच्चे जब लिखते हैं कुछ ना कुछ एक आध दो चीज वो इधर उधर गायब कर ही देते हैं। ठीक है, तो वो काम आप मत करिएगा, अपनी प्रिपरेशन को एनालाइज करिएगा, अगर कहीं गलती हुई है तो रियलाइज करो। और प्री बोर्ड ऐसा नहीं है कि ये बोर्ड एग्जामिनेशन है। ठीक है, मस्ती से एग्जाम दो, बहुत टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अच्छा होता है बहुत अच्छी बात है, अच्छा नहीं होता उससे भी ज्यादा अच्छी बात है। कम से कम आपको अपनी गलतियां फील हो जाएंगी, और बोर्ड एग्जामिनेशन में आपको एक बार फिर से मौका मिल रहा है कि आप बोर्ड एग्जामिनेशन में बढ़िया परफॉर्म करो। तो अंतिम जो हमारा एंड गेम है वो क्या है? बोर्ड एग्जामिनेशन, राइट। प्री बोर्ड्स एक जरिया है आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस को और ज्यादा अच्छा कराने का, आपको फील कराने का कि बोर्ड एग्जामिनेशन के टाइम में आपकी फीलिंग क्या है। तो अपने दिमाग में जो एक पैनिक सिचुएशन है उस सिचुएशन को कम करो। अभी भी बहुत समय है आपके पास, सफिशिएंट टाइम है आपके पास। अगर आप ईमानदारी से अटेम्प्ट कर रहे हो, आप ईमानदारी से मेहनत कर रहे हो, तो सब कुछ किया जा सकता है। ठीक है, अंत में आपको एक पोएम के थ्रू मैं थोड़ा सा मोटिवेट करूंगा, ठीक है, कि आप सभी को जूझते रहना है, आपको कहीं पर भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जस्ट अ मिनट, आपको मैं एक पोएम के थ्रू थोड़ा सा मोटिवेट करता हूं। देखो, अगर हमें आगे बढ़ना है, ठीक है, अगर हमें आगे बढ़ना है, हमें अपने एग्जामिनेशन में टॉप करना है, बोर्ड्स में टॉप करना है, प्री बोर्ड में टॉप करना है, तो हमें यार देखो घिसना तो पड़ेगा, क्योंकि घिसा सबने है तभी वो चमका है, तभी वो सक्सेस हुआ है। तो मेरे प्यारे बच्चों, लोहा जितना तपता है उतना ही ताकत भरता है, सोने को जितना आग लगे वो उतना प्रखर निकलता है, हीरे पर जितनी धार लगे वो उतना खूब चमकता है, मिट्टी का बर्तन पकता है तब धुन पर खूब खनकता है, सूरज जैसा बनना है, सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना जलना होगा, नदियों जैसा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। और हम आदम के बेटे हैं, और हम आदम के बेटे हैं, क्यों सोचे राह सरल होगा, कुछ ज्यादा वक्त लगेगा, कुछ ज्यादा वक्त लगेगा, पर संघर्ष जरूर सफल होगा, हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो
कल होगा। तो अगर आप जूझते रहोगे तो वो टॉपिक आज नहीं आएगा तो कल आएगा, लेकिन आएगा जरूर। ठीक है, तो अपनी उस उम्मीद को हमें बिल्कुल टूटने नहीं देना है, क्योंकि उम्मीद से ही, उस पॉजिटिव एटीट्यूड से ही आप कुछ भी जीत सकते हो। राइट? तो आप लोगों को रोज साइकोलॉजिकली खुद को एक बात बोलना है, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। जो ये मूवी में कहा गया था ना, ये बात खुद को बोला करो कि मैं सब कुछ कर सकता हूं, मैं सब कुछ कर सकता हूं, सब बढ़िया चल रहा है, मैं बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर रहा हूं और मैं कर सकता हूं। अगर आपने ये एटीट्यूड अपने अंदर बैठा लिया है मेरे प्यारे बच्चों, तो प्री बोर्ड तो क्या, बोर्ड एग्जामिनेशन में भी आप फोड़ कर आओगे। और आप सभी जिन बच्चों ने शुरू से बहुत मेहनत किया है, वो लोग अपनी मेहनत को एकदम कंटिन्यू रखें, है ना। जिस तरीके से आप रिवीजन कर रहे हैं, आप रिवीजन को करते रहें, पीडब्ल्यू आपके साथ में है। और ऑल द बेस्ट एवरीवन। आप सभी लोग अपने प्री बोर्ड एग्जामिनेशंस को बहुत अच्छा करें, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद। आपके बड़े भाई होने के नाते मैं इतना कह सकता हूं। तो मिलते हैं अपने किसी और सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।